Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म पढ़ा था, तो मैंने एक्सप्लेन किया था. इसमें थोड़ा सा और डिटेल से सेम चीज़ है बट वही लिखा हुआ है. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ डायग्राम देखते हैं. तो ये आपको दिखा रहा है कि लंग्स कहाँ लोकेटेड होता है आपका. ठीक है, और यहाँ पे दिया है इनर साइड ऑफ द विंड पाइप, यानी अंदर से आप देखोगे. एंडोस्कोप क्या होता है? एक डिवाइस है जो कैमरा उसके एंड पे लगा होता है, तो आप इसे देख सकते हो. अंदर का जो सीन है, व्यू है, तो ये आपको दिख रहा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये हाफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये आपको नज़र आ रहा है. ट्रैकिया का ये व्यू है. नेक्स्ट है आपका एल्वियोलाई, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. मैंने आपको बताया भी था कि एल्वियोलाई में बहुत सारे कैपिलरीज होता है. ये आपको दिख रहा है कितना सारा कैपिलरीज है जो एल्वियोलाई को चारों तरफ से घेरे हुआ है. ठीक है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली हो सके, यानी ये कैपिलरी से निकल के एल्वियोलाई में जा सके और एल्वियोलाई से निकल के कैपिलरी में जा सके. तो नेक्स्ट है आपका व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम लोग सांस लेते हैं एयर को, द डायफ्राम एंड मसल अटैच टू द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी एक्सपैंड. आपका डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो मसल रिब्स के बीच का जो मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है. कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो डायफ्राम आपका कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड. और रिब्स आपका कैसा मूवमेंट करेगा? आउटवर्ड एंड अपवर्ड. तो इसकी वजह से क्या होगा? चेस्ट कैविटी आपका बढ़ जाएगा. दिस एक्सपेंशन मोमेंट ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेज द वॉल्यूम. चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अंदर का जितना जगह है चेस्ट कैविटी का वो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एयर प्रेशर डिक्रीज इनसाइड. इसी वॉल्यूम बढ़ने, जो आपका चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम बढ़ गया तो वहाँ पे क्या होगा? एयर प्रेशर, जो वहाँ पहले का जो एयर होगा उसको ज़्यादा जगह मिल गया तो प्रेशर वो कम लगाएगा. तो प्रेशर कम हो गया चेस्ट कैविटी के अंदर का. एंड द एयर फ्रॉम आउटसाइड बीइंग एट हाई प्रेशर, उसके मुकाबले क्या हो गया? बाहर का प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि आपका चेस्ट कैविटी बढ़ गया, वॉल्यूम उसका बढ़ गया. रशेस इनटू द लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. ये क्या हो गया? प्रेशर डिफरेंस हो गया. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. प्रेशर डिफरेंस, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया. क्यों कम हुआ? क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम क्यों बढ़ा? डायफ्राम और रिब्स के मसल के मूवमेंट के वजह से. तो इसके वजह से प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से बाहर का जो एयर था वो अंदर चला आया. किससे? नॉस्ट्रिल से होके, फिर ट्रैकिया से होके, फिर ब्रोंकाई से, फिर एल्वियोलाई में चला जाता है. इन दिस वे, इसी हिसाब से during the process of breathing in, air sacs of alveoli get filled with air contain oxygen. यह जो आपका alveoli है वो ऑक्सीजन से भर जाता है क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है. नेक्स्ट है, so the oxygen of air diffuses, the alveoli are surrounded by वेरी थिन ब्लड वेसल. अभी मैंने बताया कि बहुत एल्वियोलाई क्या होता है? कैपिलरीज से एकदम घिरा हुआ था चारों तरफ से. वेरी थिन, बहुत पतला इसका वॉल होता है, बहुत ही पतला, ताकि गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सके. ब्लड इनटू देम. सो द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द एल्वियोलाई वॉल इनटू द ब्लड, ताकि ये जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में जा सके. द ऑक्सीजन इज कैरिड बाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब एक बार जब ये ब्लड में आ गया ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होगा? सारों तरफ सप्लाई हो जाएगा. क्यों सप्लाई होगा? ताकि आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, एनर्जी जो आपका बनना है वो हर एक सेल में बनेगा. तो कौन सप्लाई करेगा? हीमोग्लोबिन. ये क्या है? रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. नेक्स्ट है, एज द ब्लड पासिस थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूजेड इनटू द सेल ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन इन द ब्लड. अब आप देखिए, जैसे आप कोई सेल है, ठीक है, जैसे कोई सेल है और यहाँ पे कहीं कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है? ऑक्सीजन ये इस्तेमाल कर रहा है, सेल ये इस्तेमाल कर रहा है. यहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, ख़त्म हो गया, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे आपका ब्लड में क्या है? ब्लड से ऑक्सीजन पास हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, यानी ज़्यादा
हायर प्रेशर पे है या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो आप, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। डिफ्यूज़न आपने पढ़ा होगा तो सेम एज प्रोसेस, तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, डिफ्यूजन इनटू द सेल ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। दिस ऑक्सीजन कंबाइन विद डाइजेस्टेड फूड, ये ऑक्सीजन फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज के साथ, जो डाइजेशन के प्रोसेस में आपका बना है। प्रेजेंट इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, अभी आपने इससे पहले वाला डायग्राम, ये इक्वेशन जो था वो देखा था, इसमें एनर्जी बन रहा था, फूड और ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहा था, और क्या रिलीज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब ये बन गया इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। नेक्स्ट है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। अब यहाँ आप बताइए कि जब आपके यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था तो ये अंदर चला गया कि, और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर गया, यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इसके मुकाबले में, यानी ये जो कैपिलरीज है इसमें जो ब्लड है इसके मुकाबले में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन डिफ्यूज़ होके कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड में। वही यहाँ लिखा है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन इन द बॉडी टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या, बॉडी टिश्यू में, टिश्यू किसी से बना होता है, सेल से ही, तो मैंने एक सेल का एग्जांपल लेके बताया है, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो ये वापस ब्लड में भेज देगा, ताकि आपका ये सेल कार्बन डाइऑक्साइड से फ्री हो जाए, नहीं तो इसके लिए हार्मफुल है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, अब ये क्या है, ब्लड वापस लंग्स तक लेके जाएगा, वेयर इट डिफ्यूजेज इनटू द एल्वियोलाई, जहाँ ये किसके साथ डिफ्यूज हो जाएगा, एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाएगा। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे यानी सांस रिलीज करेंगे, द एयर डायफ्राम एंड द मसल अटैच टू द रिब्स रिलैक्स, क्या होगा, आपका डायफ्राम का जो मसल है वो रिलैक्स होगा, वापस अपने शेप में आ जाएगा, यानी कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड। एंड रिब्स रिलैक्स करेगा तो कैसा मूवमेंट होगा, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। टू विच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एंड बिकम स्मॉलर, छोटा हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट पुशेज आउट कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपका जब चेस्ट का वॉल्यूम कम हो गया तो वो क्या करेगा, एक तरीके से पुश करेगा, सारा एयर को बाहर रिलीज कर देगा। तो एयर में क्या था, मेनली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था। फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टू द ट्रैकिया, अब ये एयर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस किस रास्ते से होके वापस जाएगा, ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल्स, फिर एयर में चला जाएगा आउटसाइड द बॉडी। तो ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर पूछ सकते हो। तो प्लीज नोट, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन और टेकन आउट या एक्सेल, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब होता है एक रिजर्व वॉल्यूम। रेसिड्यू मतलब होता है बचा हुआ, यानी कि आप चाहे इनहेल कर रहे हो या एक्सेल कर रहे हो, लंग्स के पास हमेशा थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एयर होता ही होता है रेसिड्यू के तौर पे, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम, ताकि आपको एक थोड़ा टाइम मिल सके, क्योंकि आप जानते हो डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, तो थोड़ा सा टाइम मिल सके, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, इतना जल्दी तो डिफ्यूजन हो नहीं पाएगा, तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम हमेशा रखता है ताकि डिफ्यूजन के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सके, फॉर द ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज फ्रॉम द ब्लड। ये कैसे होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ब्लड में जाएगा, ये डिफ्यूजन ही है, और ब्लड से वापस एल्वियोलाई में आएगा तो ये भी डिफ्यूजन ही है, ठीक है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्यूबल है पानी में दैन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के मुकाबले में। सो इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ आवर ब्लड, तो ये क्या होगा, डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट। एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपका जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो किससे ट्रैवल होता है, हीमोग्लोबिन
और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन ट्रांसफर करवाता है? प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, क्या करवाएगा, किसको ट्रांसफर करवाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ट्रांसफर करवाएगा एक जगह से दूसरी जगह से। लेकिन ये बात है कि ज़्यादा अमाउंट किसको करवा रहे? ज़्यादा अमाउंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। और हीमोग्लोबिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही करवाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी करवाता है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है? ऑक्सीजन का। इसलिए हम लोग ओवरऑल यही लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट टू शो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपको प्रीवियस क्लासेस में भी होगा, मैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ इसका स्टार्टिंग में ही। तो आपका इसका एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए? लाइम वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। लाइम वाटर, इसको पानी में घोल देना, और आप जब इसमें से ब्लो करोगे, इस वाटर में से ब्लो करोगे यानी फूंक मारोगे, तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये इस कलर में हो जाएगा मिल्की में चेंज हो जाएगा, मिल्क वाटर हो जाएगा। तो ये डिटेक्ट करता है कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इसको चेंज कर दिया। क्योंकि अगर आपका कोई और गैस रिलीज होता एक्सहालेशन में तो ये मिल्की नहीं होता। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप ये पूरा डिफाइन कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रहा है एक्सहालेशन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपको कल ये डिटेल से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।